आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 1, फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का क्या मतलब है, ये इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अगर एक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी तब होती है जब उसके अंदर 50% से ज़्यादा शेयर्स हमने परचेज़ किए हुए हों। तो अगर वो सारे के सारे शेयर्स हम बेच दें तो उसे हम कहते हैं फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। जैसा कि हमने देखा था कि गौसिया लिमिटेड ने मेरिया लिमिटेड के अंदर 70% शेयर्स बेचे थे और ये सेलिंग ऑल 70% शेयर्स, वो सारे के सारे अगर शेयर्स बेच दिए तो उसे हम फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कहते हैं। तो जब एक सब्सिडी डिस्पोज हो जाती है तो फिर तो उसके साथ जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाती, बल्कि ग्रुप की कोई और जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी होती हैं उनकी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। जो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाता, लेकिन इस डिस्पोजल की वजह से जो गेन होता है या लॉस होता है उसको हमने डिस्कस किया था और हमने दो किस्म के गेन या लॉस निकाले थे। एक जो पेरेंट कंपनी है, यानी जो पेरेंट कंपनी है जिसने सब्सिडी को खरीदा हुआ था, वो जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी उनके अंदर जो गेन और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये हमने सीखा था, गेन ऑन डिस्पोजल टू पेरेंट कंपनीज इंडिविजुअल अकाउंट्स। इसके बाद हमने देखा था कि जो गेन होगी ग्रुप को, यानी यहाँ पर हमने लिखा प्री टैक्स गेन और लॉस टू द ग्रुप, वो हमने किस तरह कैलकुलेट करनी थी, वो तरीका भी हमने सीखा था। तो चूंकि बाकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका जो है वो हम पिछली वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो जो गेन और लॉस हमने इसे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। और उस गेन या लॉस की कैलकुलेशन के लिए आज हमारी वीडियो का जिस तरह टॉपिक है कि प्रॉब्लम 1, फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी, यानी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है कि वो गेन या लॉस किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हो जी, रॉक हैज़ हेल्ड अ 70% इन्वेस्टमेंट इन क्लिफ फॉर 2 years। दो कंपनीज के नाम है, एक रॉक एंड दूसरी जो है वो क्लिफ है, और 70% शेयर्स पर सॉरी, रॉक ने 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी 70% शेयर्स परचेज किए हुए क्लिफ के। तो इसका मतलब है कि रॉक जो है वो पेरेंट कंपनी है और क्लिफ जो है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। रॉक इज डिस्पोजिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, गुडविल हैज़ बिन कैलकुलेटेड यूजिंग द फुल गुडविल मेथड। और यहाँ पर बताया गया कि रॉक ने ये सारे के सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। तो गुडविल हैज़ बिन कैलकुलेटेड यूजिंग फुल गुडविल मेथड। फुल गुडविल मेथड का मतलब है कि एनसीआई को हमने फेयर वैल्यू के ऊपर रखा और पूरे बिजनेस की यानी सब्सिडरी कंपनी की जो गुडविल हमने कैलकुलेट की। नो गुडविल हैज़ बिन इम्पेयर्ड, और गुडविल अभी तक कोई इम्पेयरमेंट उसकी नहीं हुई। डिटेल्स क्या है जी, कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जब ये 70% शेयर्स परचेज किए थे तो उनकी कास्ट जो 2000 रुपीज़ बताई गई है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये अमाउंट्स इतनी कम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हैं और हमने ये जो है वो उसका गेन या लॉस कैलकुलेट करना सीखना है। तो कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 70% शेयर की है वो 2000 है। इसके अलावा और जब ये 70% इन्वेस्टमेंट की थी रॉक ने क्लिफ के अंदर, तो उस वक्त उसकी जो नेट एसेट्स थे, यानी जिस तरह हमने देखा हुआ कि नेट एसेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर शेयर कैपिटल आ जाता है, रिटेन अर्निंग्स आ जाती हैं और किस्म जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं, यानी ऑनर्स या शेयर होल्डर्स का जितना पैसा होता है वो नेट एसेट्स होते हैं। तो 1900 के वो थे जब एक्विजिशन हुई थी, जब ये 70% शेयर उसने परचेज किए थे। इसके अलावा क्लिफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन, तो एनसीआई की जो फेयर वैल्यू है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिस तरह हमारे 70% शेयर हमने परचेज किए हुए हैं तो टोटल 100% होते हैं, इसमें से 70% हमारे हैं, तो जो 30% दूसरे लोगों के पास है उन जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू दी है वो 800 है। सेल प्रोसीड, यानी जब ये 70% की इन्वेस्टमेंट बेची तो कितनी की बेची जी, 3000 की बेची। और क्लिफ नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, डिस्पोजल की डेट के ऊपर वो नेट एसेट्स कितने थे जी, 2400 के थे। रिक्वायर हमें क्या, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इन द रॉक्स इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। रॉक इज सब्जेक्ट टू अ टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, टैक्स रेट भी हमें 25% दिया हुआ है। अब ये जो रॉक यानी जो पेरेंट कंपनी है, ये जो इंडिविजुअल अपनी सिर्फ अपनी बिजनेस की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी तो उस वक्त इसने अपनी सब्सिडी की डिस्पोजल की वजह से कितना गेन या लॉस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा, पहले हमने वो कैलकुलेट करना है। तो जिसको जो गेन या लॉस कैलकुलेट करने का तरीका हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि इंडिविजुअल अकाउंट में किस तरह निकालेंगे, सेल प्रोसीड्स में से लेस करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स सोल्ड,
और उसके बाद उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो नेट गेन टू पेरेंट कंपनी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि सेल प्रोसीड्स लेनी है, तो सेल प्रोसीड्स रख दी 3000 रुपये की सेल्स प्रोसीड्स है, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट सेल की है वो कितने की है जी, 3000 की। तो अब यहाँ पर मैं अमाउंट भी 3000 ही लिखता हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि कास्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड या कैरियंग अमाउंट लिखी हुई थी कि जब वो शेयर्स परचेज किए थे या इस वक्त जो कैरियंग अमाउंट आ रही है शेयर्स की वो कितनी आ रही है, तो वो यूजली कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 2000 की है। अगर सादे अल्फाज में बात की जाए तो दो जो 70% इन्वेस्टमेंट आज बेची है वो हमने कितने रुपए की थी, तो उस वक्त 2000 रुपये की हमने वो इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कास्ट हमारी 2000 थी और हमने 2000 रुपये की चीज़ को 3000 में बेच दिया, तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना हो गया, 1000 हो गया। अब हमें टैक्स रेट दिया हुआ है 25%, तो इस गेन के ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा जो कि हमारी गेन को कम कर देगा। तो 1000 में से 1000 का 25% यानी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 250 रुपीज़ आएंगे। तो इस तरह जो गेन होगा इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर राक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी वो कितने का गेन रिकॉर्ड करेगी जी, नेट गेन नेट ऑफ टैक्स जो गेन है वो 750 यानी 750 रुपये का होगा। अब हमारे क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर किस तरह हमने गेन कैलकुलेट करनी है, तो उसको मैं यहाँ पर बी ऑप्शन का नाम देता हूँ जो हमारे क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर जो गेन आएगी वो किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि यहाँ पर सेल प्रोसीड्स रखनी है, उसमें से लेस करना है इंटरेस्ट इन सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ, जो सब्सिडी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है उसके अंदर हमारा कितना इंटरेस्ट था वो हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी प्री गेन प्री टैक्स गेन आर लास्ट टू द ग्रुप। तो अब हम जो है वो उसी तरीके को फॉलो करके सबसे पहले हमने वहाँ पर देखा कि सेल प्रोसीड रखनी है, तो यहाँ पर हमने सेल प्रोसीड 3000 रुपये की रखनी। उसके बाद हमने जो है वो सब्सिडी के अंदर हमारा कितना इंटरेस्ट था, तो अब हम देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट है सब्सिडी के अंदर वो कितना है जी, 70% है। तो 70% ऑफ सब्सिडी हमने इस अमाउंट में से लेस करना है। तो नेट एसेट्स एट डिस्पोजल सब्सिडी के दिए हुए हैं वो कितने हैं जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2400, लेकिन ये ओवरऑल पूरे बिजनेस की जो सब्सिडरी कंपनी है जो कि यहाँ पर हमारा उसका नाम क्लिफ है, उसकी जो टोटल नेट एसेट्स दिए हुए हैं वो 2400 के हैं, लेकिन इसमें से हमारे कितने हैं 70%। तो हमने जो है वो 70% सब्सिडी के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। ये तो पूरे बिजनेस का है। अब हमने ये बिजनेस के नेट एसेट्स के अंदर एक और बिजनेस की वैल्यू जो कि गुडविल के नाम से है वो शामिल नहीं होती, तो गुडविल की वजह से भी सब्सिडरी जो हमारी कंपनी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी जो कि हमने नेट एसेट्स के अंदर ऐड करनी है। तो गुडविल हमें क्वेश्चन के अंदर दी नहीं हुई, लेकिन हम जो है वो उसको कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग 1 दिया है गुडविल कैलकुलेट करना हमने सीखी हुई है पिछली वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा है जी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहले रखी जाती है कि जब हमने सब्सिडरी पर के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो कितने की वो 2000 रुपये की थी। उसके अंदर हमने जो ऐड करनी होती है वो NCI की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये टोटल जो पैसे बन जाएंगे 2800 रुपये बन जाएगा। इसमें से हमने लेस करने होते हैं नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, यानी जिस डेट को सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की वो लेस करेंगे। वो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितने के थे जी, 1900 के, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उनको हमने लेस किया तो 900 रुपीज़ की गुडविल आई है। अब जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो टोटल वैल्यू है उसके अंदर हमने नेट एसेट की जो टोटल वैल्यू उसके अंदर हमने ऐड करना है जी 900 रुपीज़ की गुडविल। अब यहाँ पर तक देखें तो ये 100% जो सब्सिडरी की वैल्यू है वो आ रही है, लेकिन ये जो हमने शेयर्स बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, कितने परसेंट हमारे पास बिजनेस था जी, 70% हमारे पास बिजनेस था। तो इस अमाउंट में से हमने 70% ऑफ सब्सिडरी की जो वैल्यू है वो ही हमारा इंटरेस्ट है सब्सिडरी के अंदर, जिसको हमने यहाँ पर दिया था लेस इंटरेस्ट इन सब्सिडरी। तो हमारा सब्सिडरी के अंदर कितना इंटरेस्ट है 70%। तो इस अमाउंट का अब हमने 70% लेना है, लेकिन वो हम डायरेक्टली इसका 70% नहीं लेते। उसका तरीकाकार ये है कि हमने इसमें से किस तरह इसको लेस करना होता है जी, कैरिंग वैल्यू ऑफ NCI, क्योंकि हमारा 70% है तो ये टोटल 100% बिजनेस है ना, इसको मैं यहाँ पर 100% लिख रहा हूँ। लेकिन इसमें से अब हमने NCI यानी लेस कर दे अगर 30%, तो ये कितना रह जाएगा 70% रह जाएगा। तो इस अमाउंट का में से हमने 30% जो NCI का हिस्सा है वो हमने लेस करना है। उसको लेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी
कि एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस डेट को हम जो 70% इन्वेस्टमेंट पे, उस वक्त एनसीआई जो है वो उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो कैलकुलेट हमने किस तरह करनी है। यहाँ पर हमने लिखी कैरिंग वैल्यू ऑफ एनसीआई एट डिस्पोजल, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि एनसीआई की वैल्यू जब हमने ये शेयर्स परचेज किए थे तब वो कितनी थी जी, 800 रुपीज़ की थी एनसीआई की वैल्यू। लेकिन हमने ये बिज़नेस कब 70% इन्वेस्टमेंट की थी, 2 ईयर्स पहले, 2 साल पहले। तो 2 सालों के अंदर एनसीआई की वैल्यू बड़ी भी हुई होगी। वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनसीआई की वैल्यू बड़ी है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, वो हम देखते हैं। फेयर नेट एसेट्स का डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ कि रिटेन्ड अर्निंग्स के वजह से होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स जितनी भी शुरू से लेकर यानी एक्विजिशन से लेकर आज तक जितनी भी हुई, उनका जो 30% है वो क्या है जी, एनसीआई की रिटेन अर्निंग्स है, जिनकी वजह से एनसीआई की वैल्यू बढ़ेगी। तो नेट एसेट्स का डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई बाय 30% जो एनसीआई की परसेंटेज है वो की, तो टोटल नेट एनसीआई की वैल्यू जो कि 30% है वो आ जाएगी। ये दोनों अमाउंट जो है वो इन टोटल बिजनेस की जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें से लेस होंगी, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी जी 2350 रुपये। और अगर हम गेन कैलकुलेट करें, ये लॉस कैलकुलेट होगा, तो वो कितना है जी, 650 का है। और ये गेन है क्योंकि हमने 3000 रुपये में ये इन्वेस्टमेंट बेची है, जिसकी वैल्यू कितनी है जी, 2350 रुपये। तो 650 रुपये हमें बच रहे हैं, जो कि हमारी गेन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कि गेन आएगी वो कितनी आएगी जी, 650, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। और टैक्स हमने इस अमाउंट के ऊपर नहीं देना, बल्कि टैक्स हमने देखा है कि जो हमने एक्चुअली में पे किया है वो 1000 जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर आए थे उनके ऊपर पे किया है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमने टैक्स वही अमाउंट रखनी है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स में आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया, टैक्स चार्ज ऑन गेन मेड बाय ₹250। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो गेन है वो इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में एज एन एक्सेप्शनल आइटम जाएगी, यानी किसी और हेड के अंदर हमने इसको इंक्लूड नहीं करना, बल्कि इसको सेपरेट शो करना है। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो यही गेन हमारी जो है वो रिटेन अर्निंग्स के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब फुल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी होती है तो फिर हम गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं।